नमस्कार दोस्तों। ऐसी बेटी किसी को ना मिले। क्या बात है माँ, आज तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही हो। और ये कान के तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कब लिए? मुझे तो दिखाए ही नहीं। सारिका बोली अपनी माँ से। चल पागल, कुछ भी कहती रहती है। कहाँ कुछ अलग लग रही हूँ, बस कान के दूसरे पहन लिए हैं। पिछले हफ्ते जन्मदिन था तो मनीषा ने ये झुमकी दी और तेरे पापा ने बनारसी साड़ी। और कहाँ कुछ और पता नहीं उसने ये सब कब खरीदा और इतनी सारी तैयारी कैसे और कब की। चल छोड़, तू सुना। आशा जी बोली। सारिका बोली, मुझे तो कभी कुछ ऐसा नहीं दिया भाभी ने। सही है भैया, सास ससुर को काबू में जो रखना है, दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। वो झुमकी को देखे जा रही थी, फिर गुस्से में बोली, भाड़ में जाए ये सब, मुझे क्या करना उससे। माँ, पर मुझे तुम्हारी झुमकी बहुत पसंद आई। अरे तो उसमें क्या है, तुम पहन लो बेटा, बच्चे से बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। ये लो पहन लो। आशा जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मनीषा को ये सब पता चलेगा तो वो कैसा महसूस करेगी। उन्होंने तुरंत ही सारिका को झुमकी निकाल कर दे दी और उसने तुरंत पहन भी ली। मुंह बनाते हुए बोली, अब तो इतनी जिद कर रही है तो ले लेती हूँ, बस पापा कुछ ना बोले तो सही, वरना पता चला कि मैंने तुझसे झुमकी ले ली तो सुनाए बिना तो वो चुप नहीं रहेंगे। आशा जी बोली, चल पगली, पापा कुछ नहीं बोलेंगे। जितना सबका हक है उतना तुम्हारा भी। और तुमने क्या पहने और मैंने क्या पहने, बात तो एक ही है ना। ये सुनकर वो माँ के गले लग गई। मनीषा ने पैसे जोड़ जोड़कर अपनी सास के जन्मदिन पर एक झुमकी खरीदी थी। आशा जी चाहती तो ये भी कह सकती थी कि ये मनीषा ने मुझे बड़े प्यार से दिए हैं और तुझे चाहिए तो मैं ऐसे ही तेरे लिए बनवा दूंगी। पर बेटी के आगे आशा जी ने बहू की भावनाओं की कदर नहीं की। सारिका ने झुमकी पहनी और शीशे में देखते हुए बोली, देखना माँ कैसी लग रही हूँ मैं। आशा जी बोली, अच्छी तो लग रही है। अच्छा माँ, एक बात कहनी थी तुमसे, तुम्हें याद है या नहीं पता नहीं। आशा जी बोली, अब क्या भूल गई मैं। माँ, तुमने अपने जमाई को एक सोने की चैन देने का वादा किया था, याद आया। आशा जी बोली, बेटा याद है सब, पर फ़िलहाल थोड़ी तंगी चल रही है। पापा की पेंशन भी कौन सी इतनी ज़्यादा है। शमीर और मनीषा ही घर का खर्च देखते हैं। सारिका बोली, वो सब मुझे नहीं पता और मुझे इस मामले में मत घसीटो। तुम जानो और तुम्हारा जमाई। और वो वहाँ से चली गई। मात्र दिलीप जी ने ये बातें सुन ली। वे कमरे में आए और आशा जी से बोले, तुम्हें एक बार भी कुछ नहीं लगा झुमकी देते हुए? एक बार भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा? आशा जी बोली, अरे बेटी है वो अपनी और उसे पसंद आई तो मैंने दे दी। उसे कौन सी चीज़ पसंद नहीं आती ये बताना ज़रा। पिछली बार भी आई तो मनीषा को बिना पूछे उसके कंगन ले गई थी, फिर भी वो बेचारी कुछ नहीं बोली। सारिका को थोड़ी भी शर्म नहीं आती। ऐसे करते हुए कोई कुछ कहता नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे जैसा लगेगा वो वैसा ही बर्ताव करेगी। दिलीप जी को इतने गुस्से में देखकर आशा जी कहने लगी कि झुमकी ही तो दी, कौन सा तुम्हारी संपत्ति उसके नाम कर दी, और हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारा ही तो सहारा है ना उसे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, पर वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है। और क्या कमी है उसे? अपने बेटे बहू से ज़्यादा ही कमाते हैं वो दोनों, पर आज तक कभी 1 रुपए का कुछ लेकर नहीं आई होगी। अपनी तो छोड़ो, वो कभी अपने भतीजे के लिए कुछ एक खिलौना तक लेकर नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? वो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। बेटी हुई तो क्या हुआ, जो है सो है,
एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें खुद पश्चाताप होगा। तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएगी। आखिर क्यों उससे इतनी नफ़रत करते हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? कैसे बाप हो तुम? आशा जी रोती हुई बोली, मैं अपनी जगह सही हूँ, बस तुम बेटी के मोह में अंधी हो गई हो। बहू बेचारी नौकरी करके घर और सारा काम करती है, अकेली लगी रहती है और तुम आराम फरमाती रहती हो, पर कभी उसका काम में हाथ नहीं बटाती। उसका कोई काम पसंद नहीं आता। और दूसरी ओर सारिका, जो यहाँ आने पर हाथ पैर हिलाना ही भूल जाती है। तुम दोनों मनीषा को इंसान नहीं समझते। तुम्हें तो बस वो एक मशीन लगती है और कुछ नहीं। और तुम्हें उसकी सारी सहेलियाँ जो ऑफिस में उसके साथ काम करती हैं, तुम उसके साथ भी कहाँ ठीक से बात करती हो? बात करना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। दिलीप जी बोले, अरे तो क्या हुआ? कमाती है तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। ये घर भी तो उसका है, फिर संभालेगा कौन? कोई बाहर वाला? बस करो, अब अपनी बहू का पक्ष लेना। और आशा जी गुस्से से में तमतमाते हुए हॉल में आकर बैठ गई। दूसरे दिन सुबह मनीषा ने सभी के लिए नाश्ता बनाया। 8 बज गए थे। अपने और ससुर जी के लिए चाय बनाई और सास के लिए दूध ले आई। 2 कप चाय देखकर आशा जी ने पूछा, 2 ही कप चाय क्यों? मनीषा ने कहा, माँ जी, ये चाय मेरे और पापा के लिए है, आपके लिए मैं दूध लाई हूँ। और जो डॉक्टर ने हेल्थ पाउडर दी, वो भी तो दूध के साथ लेनी है। चाय आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। और ये कहते हुए उसने दूध आशा जी के सामने रख दिया। आशा जी गुस्से में उठी और दूध का ग्लास पटकते हुए बोली, तू मुझे मत सिखा मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। चाय मांगी है, चाय बना कर ला। अच्छा बनने का नाटक तो कोई तुझसे सीखे। और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। इस घर के लिए जितना हो सकता है उतना मनीषा करने की कोशिश करती है, पर आशा जी को उसका एक काम पसंद नहीं आता। हर वक्त बस खामियां ही निकालती रहती है। आस पड़ोस वाले हो या फिर रिश्तेदार, उनसे यही कहती है कि अब तो हमारा ज़माना गया, अब तो बहू का राज है, मुंह पे ताला लगाकर रहना पड़ेगा, वरना क्या पता बहू बेटे वृद्धाश्रम भेज दे। मनीषा इन बातों को सुनती पर कभी पलटकर जवाब नहीं देती, पर उसके बहते आंसू उसे हो रही तकलीफ़ को जाहिर कर देते। जब से मनीषा इस घर में ब्याह के आई, उसने हमेशा आशा जी को अपनी माँ ही माना, पर आशा जी ने उसे हमेशा दूसरे की बेटी ऐसा ही समझा। मनीषा कुछ भी कर, आशा जी को तो वो नाटक ही लगा। बेटी बस इतना ही फ़ोन पर पूछ लेती कि माँ तुम ठीक हो ना, तो फूली ना समाती। उस दिन भी समीर काम से शहर बाहर गया हुआ था। मनीषा अपनी बुआ के बेटे की शादी में गई थी, पर उसे हमेशा यही चिंता लगी रहती कि मम्मी पापा घर पर अकेले छोड़कर आई हूँ, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। इसी कारण उसने सारिका को उन दोनों का ध्यान देने और दिन में एक बार घर पर जाने के लिए कहा था। पर सारिका गुस्से में बोली, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरे माँ बाप का ध्यान कैसे रखना है। बहू न होने पर आशा जी सारिका को फ़ोन करती और आने के लिए कहती, पर सारिका हमेशा यह कहकर टाल देती कि अभी थोड़ी बिजी हूँ, जैसे ही समय मिलेगा घर आ जाऊँगी। पर कभी नहीं आई। उस दिन भी यही हुआ। अचानक रात में दिलीप जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेटे को फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद था। अपनी बेटी सारिका को फ़ोन लगाया, घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। अपने जमाई को भी फ़ोन लगाया पर उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद सो रहे होंगे, इसलिए घंटी सुनाई नहीं दी होगी। आखिर में कुछ और रास्ता नहीं दिखाई पड़ने पर उन्होंने मनीषा को फ़ोन लगाया। इतने रात में सास का फ़ोन देखकर वो थोड़ी घबरा गई।
और आशा जी के कुछ बोलने से पहले ही वो पूछ बैठी, मम्मी क्या बात है, पापा ठीक है ना? आशा जी की आवाज़ सुनकर वो समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उसने फिर कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। उसने तुरंत अपनी सहेली रिया को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई और कहा कि अभी के अभी दिलीप जी को अस्पताल लेकर जाएं, ऐसी विनती की। जिस रिया से आशा जी बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसी की वजह से दिलीप जी की जान बच गई। डॉक्टर कहने लगे कि उन्हें अटैक आया था और अगर थोड़ी भी देर हो गई होती तो शायद उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक बेटे बहू भी अस्पताल आ चुके थे। बेटे बहू को देखकर आशा जी बड़ी ज़ोर से रोने लग गई और मनीषा को गले लगाकर बोली, आज अगर तू नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, और रिया ने आज जो इतनी मदद की उसका एहसान शायद मैं नहीं चुका पाऊँ। मनीषा के आंसू रुक नहीं रहे थे। पापा को अगर कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। बस यही वो सोचे जा रही थी। आशा जी को गले लगते हुए बोली, माँ जी अब आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। उसने रिया को मदद करने के लिए और पापा की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। उतने में सारिका अपने बेटे और पति के साथ आती है। भाभी को अपनी माँ के गले लगते देख वो भी रोने का नाटक करती है और कहती है कि माँ ये सब क्या हो गया, आज अगर पापा को कुछ हो जाता तो मैं ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाती। सुबह उठी तब मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा और फिर ये सब पता चला और मैं सीधे ही यहाँ दौड़ कर चली आई, वरना यहाँ मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मनीषा की तरफ गुस्से में तिरछी नज़र करते हुए बोली और अपनी माँ के बगल जाके बैठ गई। उतने में उनका 6 साल का लड़का कहता है कि मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो। अम्मा का जब फ़ोन आया उस वक्त हम सभी हॉल में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे और फ़ोन देखकर मम्मी बोली कि पता नहीं माँ को क्या हो गया, फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है, नाक में दम कर रखा है। फ़ोन करते करते ऐसे भी क्या आफत आ गई। पापा ने भी कहा कि एक बार फ़ोन उठाकर बोल तो दो, क्या पता कुछ ज़रूरी काम हो, पर उन्होंने ना खुद फ़ोन हमें उठाने दिया। ये सब सुनकर सभी बड़े हैरान हुए और गुस्सा भी। सारिका को बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसका हाथ दबाते हुए बोली, बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते, और तुमने नंबर ठीक से देखा नहीं, वो माँ का फ़ोन नहीं था, किसी और का था, इसलिए मैंने कहा। माँ बच्चा है, ये कुछ नहीं कहता। पर आशा जी को भी अभी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोली, इसका मतलब तुम तब सोई नहीं थी और तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे पास था। एक बार तो सोचती कि माँ ने इतनी रात में फ़ोन किया, मतलब कोई ज़रूरी बात होगी। मेरी ममता, मेरे विश्वास का अच्छा फ़ायदा उठाया तुमने। आज अगर मनीषा नहीं होती तो मैं कहीं की ना रहती। जिसे मैं झूठी मक्कार समझती, आज उसी के कारण तेरे पापा बच गए, और तेरे बेटे ने सच नहीं बताया होता तो मैं आगे भी भ्रम में ही जीती कि तू हर मोड़ पर, हर मुसीबत में अपने माँ बाप का साथ देगी। अपने हाथ से सब कुछ जाते हुए देखकर रोते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ गलतफहमी हुई है, बस और कुछ नहीं। आशा जी ने कहा, अब तक गलतफहमी थी बेटा, आंखों पर ममता की पट्टी जो थी। तेरे पापा हमेशा कहते कि तू मेरी ममता, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, पर मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा बोलकर उसकी तरफ पीट करके मनीषा से कहा, बहू चलो, चलकर देखते हैं तुम्हारे पापा को क्या चाहिए। सारिका माँ माँ कहकर आवाज़ दे रही थी, पर माँ ने पलट कर नहीं दिया, क्योंकि आज उसकी ममता को ठेस पहुँची थी। फ्रेंड्स, इसीलिए माँ की हमेशा कदर करें।